नमस्कार बच्चों। निश्चित समाकलन चल रहा था हमारा और उस क्रम में एक्सरसाइज 7.10 यानी 7 चैप्टर की 10th एक्सरसाइज तक हम कर चुके थे। अब हम आते हैं निश्चित समाकलन के प्रगुण, यानी ये प्रगुण मैं आपको बताऊंगी। 8 प्रगुण हैं ये। इन प्रगुणों का प्रयोग करके निश्चित समाकलन को निकालना। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस में इन प्रगुणों का प्रयोग होता है। तो जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे तो आपसे जब निश्चित समाकलन निकलवा रहे हैं तो उनमें इन प्रगुणों का प्रयोग कैसे आप करेंगे ये आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले P0 नाम से जो प्रॉपर्टी आती है, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेंशन करेंगे तो प्रॉपर्टी का नाम यानी प्रगुण का नाम यूज़ करेंगे P0, P1, P2। यानी पूरा प्रगुण बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम से ही ये प्रगुण बताया जाएगा। तो जो P0 पे 0 नंबर का प्रगुण जो है वो ये होता है कि अगर किसी फंक्शन f(x), किसी फलन f(x) का इंटीग्रल लिमिट a से b के बीच में निकाला जाता है और उसमें अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं, चर राशि चेंज करते हैं, x से t में परिवर्तित करते हैं, तो ये ऐसे कि ऐसे लिमिट भी में कोई चेंज हुए बिना ये x की जगह t आ जाएगा और dx की जगह dt आ जाएगा। यानी ज़रूरत पड़ने पर हम x को t से अगर रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ t आ जाएगा पूरे फलन में और फिर ये इंटीग्रल d के सापेक्ष लिया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हम अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो 0 प्रॉपर्टी है, इसमें अगर x को t से रिप्लेस करते हैं तो जो फंक्शन f(x) होता है उसमें dx बराबर dt हो जाएगा और f(x) की बराबर ft रखा जाएगा। तो इस तरह से जब x का मान a होगा तो t का मान a होगा, जब x का मान b होगा तो t का मान भी b होगा। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी, 0 प्रॉपर्टी थी, P0 नाम की प्रॉपर्टी थी। इसके बाद आते हम P1 प्रॉपर्टी पर। P1 प्रॉपर्टी ये कहती है यदि a से b तक लिमिट में f(x) dx किसी फलन f(x) का x के सापेक्ष इंटीग्रल यानी समाकलन लिया जाएगा, तो अगर हम लिमिट को आपस में बदल दें, यानी लोअर लिमिट निम्न सीमा b बना दें, अपर लिमिट a बना दें f(x) के साथ, तो अब ये जो आंसर आएगा वो इसके माइनस टाइम्स होगा। यानी इसमें और इसमें किसका माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये कैसे? मान लीजिए किसी फलन f(x) का इंटीग्रल कैपिटल f(x) होता है, तो जब इसका हम a to b में लिमिट निकालते हैं तो ये होगा fb माइनस fa। ये हम सब जानते ही हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी P1 के नाम से प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो fa माइनस fb हो जाएगा और बेसिकली ये किसका इसका ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा b2a f(x) dx, क्योंकि जब इसका इंटीग्रल करेंगे सिर्फ इस वाले पोर्शन का, तो इस वाले पोर्शन का इंटीग्रल होगा कैपिटल f(x) ही होगा। f(x) का इंटीग्रल तो सेम ही रहता है और लिमिट अब की बार b से a में लेंगे तो ये होगा fa माइनस fb। तो आप देख रहे हैं ये दोनों माइनस से माइनस का इन दोनों में फ़र्क है। तो इस तरह से अगर लोअर से अपर लिमिट करते हैं तो हमारा माइनस का साइन आ जाता है। ये थी हमारी प्रॉपर्टी 1, P1 के नाम से आएगी। फिर आती है P2 के नाम से जो प्रॉपर्टी आती है, उसके अनुसार यदि a से b f(x) dx एक फलन है जिसका a से b लिमिट ली जा रही है, तो इसे हम बीच में इस तरह से छोड़ते हैं। अगर c एक ऐसा नंबर है जो a से बड़ा है और b से छोटा है, तब इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, a से c f(x) dx प्लस c से
बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये आपकी थी प्रॉपर्टी 2। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर हम इसको देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक कर्व है एफ एक्स, ये x बराबर a, ये x बराबर b, ये एफ एक्स आपका फलन है। तो ये a टू b इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, यानी ये पूरा क्या शो कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक का एरिया शो कर रहा है। अब ये पूरा एरिया बराबर होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु C है, बीचों बीच नहीं, कहीं A और B के बीच में कहीं भी। तो अगर ये x बराबर C है मान लीजिए, तो ये पूरा एरिया, इस पूरे का एरिया बराबर होगा ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हम क्या कहेंगे? A टू C एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? C टू B एफ एक्स डी एक्स। तो ये पूरा वाला एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होगा इस ये वाला हिस्से का एरिया प्लस ये वाले हिस्से का एरिया। और ये वाले का एरिया का क्या मतलब होता है? ए टू सी फलन एफ एक्स है यहाँ डी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना होगा? सी टू बी। लिमिट कितनी हुई? सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका हुई प्रॉपर्टी 2, बशर्ते सी का मान क्या हो? ए और बी के बीच में हो। यहाँ पर ये P1 बताते हुए एक चीज़ और भूल गई मैं बताना। इन केस ए और बी दोनों बराबर होते हैं, यानी लिमिट ए से ए में चलती है, अगर ऐसे निकालते हैं तो आप बी की जगह भी ए रख दोगे तो एफ ए माइनस एफ ए कितना होगा? 0। तो ए से ए में लिमिट कितनी आ गई? 0। तो अगर लिमिट ऊपर और नीचे की 0 सेम होती है तो आप कहेंगे समाकलन क्या आएगा? हर हालत में 0 आएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी हुई आपकी P0 के नाम से, P1 के नाम से, P2 के नाम से। आते हैं प्रॉपर्टी P3। प्रॉपर्टी P3 क्या कहती है कि अगर A टू B एफ एक्स डी एक्स आपका एक इंटीग्रल है इन द लिमिट A टू B, तो इसको A टू B लिमिट में ही हम x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इन दोनों का सम माइनस एक्स डी एक्स, इससे ये रिप्लेस हो सकता है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी P3। इसका अगर हम प्रूफ की बात करें, हालांकि आपको प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, फिर भी अगर आपको समझाने की बात करें, मान लीजिए मैं इधर से लेके चलती हूँ। लेट सपोज a प्लस बी माइनस एक्स को मैं t ले लेती हूँ, तब माइनस डी एक्स बराबर डी टी होगा। x का मान जब a होगा, x जब a होगा लोअर लिमिट, तो t का मान कितना होगा? a प्लस बी माइनस ए यानी b। और जब x का मान b होगा तो t का मान होगा a प्लस बी माइनस b यानी a। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन लगाएं तो a की जब x का मान a था तो t का मान क्या होगा? b। तो ये हो गया b। और जब x का मान b था तो t का मान कितना हो गया? a। f इसकी जगह क्या आएगा? t। और dx की जगह क्या आएगा? माइनस dx। तो इस तरह से ये हुआ माइनस बी टू ए एफ टी और डी टी। dx की जगह क्या आया? माइनस डी टी आया। तो ये आपका ये आया। अब हमने हमने पढ़ा था प्रगुण 1, ये हमने प्रगुण 1 अभी बता के आई थी। तो ये माइनस है, माइनस हटाने के लिए क्या होगा? लिमिट की अदला बदली हो जाएगी। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिमिट क्या हो गई? माइनस हटाया तो ए टू बी एफ टी डी टी। ये कौन से प्रगुण से? प्रगुण P1 से। और अब इसके बाद फिर याद कीजिए प्रगुण P0, जिसमें आप वेरिएबल को बदल रहे हैं, यानी t के स्थान पर x को लेके आ रहे हैं। तो जब t से सिर्फ x में बदला जा रहा है तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कौन से प्रगुण से? P0 से। तो इस तरह से ये वाली साइड किसके बराबर आ गई? इसके बराबर। तो ये इसका प्रूफ हुआ। तो कहने का मतलब अगर a टू b फलन एफ एक्स डी एक्स कोई फलन है, इसका इंटीग्रल सेम होगा इन द लिमिट a टू b, बस x के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? इन दोनों लिमिट का योग माइनस x।
तो अगर ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट लगा देते हैं तो हमारे फलन समाकलन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वरन इस प्रॉपर्टी का प्रयोग से आपके प्रश्नों को आसान किया जा सकता है। प्रॉपर्टी का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस आसान हो जाए। तो ये थी प्रॉपर्टी आपकी P3 के नाम से। चौथी प्रॉपर्टी P3 के नाम से। आते हैं P4 नाम की प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है कि अगर एक 0 से a तक फलन fx dx है तो इसको अगर 0 से a f a माइनस एक्स dx लिखेंगे तो ये दोनों का मान बराबर होगा, यानी x को a माइनस एक्स से रिप्लेस किया जा सकता है बशर्ते नीचे वाली लिमिट 0 हो, यूपर वाली लिमिट a हो। ये P4 प्रॉपर्टी करीब करीब हर क्वेश्चन में लगती है, यानी सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली। करीब करीब हर क्वेश्चन में हम ये चेक करके चलते हैं बशर्ते नीचे 0 हो, ऊपर a हो। अगर नीचे 0, लोअर लिमिट 0 होती है, अपर लिमिट कोई संख्या होती है, तो उसमें हम एक बार ये चेक ज़रूर करके देखते हैं कि P4 प्रॉपर्टी से ये प्रश्न आसान हो रहा है नहीं। अब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ बिल्कुल P3 से ही आएगा। P3 में a की जगह तो 0 लिख दो और b की जगह a लिखोगे इस वाली प्रॉपर्टी में, तो आप यही पाएंगे, a की जगह 0, b की जगह a। तो यहाँ क्या आएगा? 0 से a, यहाँ 0, यहाँ a, तो क्या बचा? ये a माइनस एक्स। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये P3 का ही P3 का ही एक्सटेंशन है। बस a की जगह क्या आएगा? 0 और b की जगह a। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा करीब करीब हर एक क्वेश्चन में प्रयोग होगी, हर उस क्वेश्चन में प्रयोग होगी जिसमें लोअर लिमिट 0 आ रही हो। तो ये थी प्रॉपर्टी आपकी P4। आते हैं प्रॉपर्टी P5 पर। प्रॉपर्टी P5 ये कहती है कि 0 से 2a fx dx, यानी 0 से 2a तक की लिमिट है और fx dx फलन है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस एक्स dx। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है वाली प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें इसका जो प्रूफ है बेसिकली इसमें दो प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। जब इसका अगर प्रूफ की बात करेंगे तो 0 से 2a fx dx को लिख सकते हैं 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx। कौन सी प्रॉपर्टी से? 0 से 2a के बीच में a होगा, तो जो हमारी P2 प्रॉपर्टी थी, P2 प्रॉपर्टी फिर से याद करते हैं। P2 प्रॉपर्टी क्या थी? a से b fx dx को लिखा जा सकता है a से c fx dx प्लस c से b fx dx, जहाँ c a और बीच का कोई संख्या है। तो यहाँ 0 और 2a के बीच में जो संख्या आ रही है वो a होगी। a जो है 2a और 0 के बीच में ही होगा निश्चित तौर पे। तो यहाँ a की जगह तो 0 हो गया, c की जगह a हो गया और b की जगह 2a हो गया। तो इस तरह से 0 से 2a को हम लिख सकते हैं 0 से a और a से c। यही काम हमने यहाँ किया है। अब इसी में ही हमने फिर P3 प्रॉपर्टी जब लगाएंगे, इसी में ही इस वाले इंटीग्रल पे दोबारा आते हैं। इस वाले इंटीग्रल में हम x को 2a माइनस टी रखते हैं
तो dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। सेकेंड वाले इंटीग्रल की बात कर रही हूँ। तो a से 2a fx dx को हम लिख सकते हैं। जब x का मान a था तो t का मान कितना होगा? x का मान a तो t कितना हो गया? 2a माइनस एक्स, तो t का मान हो गया a। और जब x का मान 2a होगा तो t का मान कितना होगा? 0। तो ये a से 0 f x की जगह 2a माइनस t dx की जगह माइनस dt। और माइनस से फिर वही आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी? p1 प्रॉपर्टी से माइनस हटाएंगे तो लोअर की लिमिट की अपर लिमिट की लोअर लिमिट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा f2a माइनस टी इंटू डी टी। तो इस तरह से, और फिर p0 प्रॉपर्टी लगा के t को फिर हमने बदल लिया किस में? x में। तो ये हो जाएगा 0 से a f2a माइनस एक्स dx। तो इस तरह से ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और ये आपका यही सिद्ध करना था। तो ये था आपका P5 प्रॉपर्टी। ये कैसे आ रही है ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया, ये पूरा तरीका याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। तो ये थी P5 नाम की प्रॉपर्टी। आते हैं P6 नाम की प्रॉपर्टी पर। P6 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि 0 से 2a fx dx एक लिमिट है तो ये 2 गुना होगा 0 से a fx dx के, या फिर ये 0 होगा। दो बातें होंगी, या तो दुगना होगा 0 से 2a जो है वो 0 से a का दुगना होगा, या फिर 0 होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका fx है जो फलन fx था उस f में x के स्थान पे 2a माइनस अगर x रखते हैं, 2a माइनस x रखते हैं, तो यदि वो fx के बराबर आता है तो ये प्रॉपर्टी दुगना हो जाएगा। और यदि f 2a माइनस एक्स रखने के बाद 2a माइनस एक्स रखने के बाद ये माइनस fx आता है तो 0 होगा। ध्यान रखिए ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कोई फलन fx इस तरह से आ रहा है कि उसमें 2a माइनस एक्स के स्थान पे 2a माइनस एक्स रखें तो वो वापस fx के बराबर आता है। तो ये दुगना हो जाएगा fx dx के इंटीग्रल का, बस लिमिट कहाँ होगी? 0 से a। और इनकेस अगर x के स्थान पे 2a माइनस एक्स रखने पर फलन जो आएगा वो माइनस fx के बराबर होगा तो इसका मान 0 होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे ये प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी आप इसको सिर्फ याद कीजिए प्रॉपर्टी को, और कैसे लगेगी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। और इसके बाद आपका लास्ट प्रॉपर्टी P7 नाम की प्रॉपर्टी है। उसमें 2 पार्ट हैं, जैसे इसमें 2 पार्ट थे ऐसे उसमें ये 0 से 2a जाती है, ये माइनस a से a जाती है। अगर माइनस a से a में fx dx एक फलन है, इसका इंटीग्रल आपको लेना है, तो या तो ये दुगना होगा 0 से a fx dx में, या ये 0 होगा। और कब दुगना होगा? जब x के स्थान पे माइनस एक्स रखने पे फंक्शन fx के बराबर हो। इस तरह के फलन को हम सम फलन कहते हैं, और तब ये दुगना हो जाएगा। और अगर ये स्थिति ऐसी होती है कि माइनस एक्स रखने पर माइनस fx के बराबर होगा तो ये मान 0 आ जाएगा। और इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, भले ही वो लिमिट माइनस a से a तक जारी हो। तो ये थी आपकी 8 प्रॉपर्टीज़, और इन 8 प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करके आप जो अगली एक्सरसाइज है और डेफिनेटली इंटीग्रल्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस को करेंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स किताब में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, उन्हें आप पूरा कर लेंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.11 पर 7.11 पर हम आते हैं।
प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। 0 से π/2 लिमिट में डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। इसको हम i मान लेते हैं, माना i बराबर ये। अब जब भी 0 से π/2 यानी 0 से a तक की कोई प्रॉपर्टी लगेगी, तो मैंने बताया था जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये वाली प्रॉपर्टी जो थी P4 नाम से प्रॉपर्टी है, ये मैक्सिमम लगेगी। तो जब भी 0 से a और खासकर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो उसे ज़रूर लगा के देखना चाहिए क्या उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह से अगर मैं इसमें P4 प्रॉपर्टी लगा दूं तो इसको लिखा जा सकता है 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x। ये थी आपकी P4 प्रॉपर्टी। सिर्फ इतना ही लिखना काफ़ी होता है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए मैं आपको प्रॉपर्टी दोबारा लिख रही हूँ। आपको एग्ज़ाम में पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ P4 प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। ये लिखना है कि यूजिंग प्रॉपर्टी P4 यानी P4 प्रगुण का प्रयोग करते हुए 0 to a f(x) dx बराबर होता है 0 से a f(a) माइनस x dx। तो ये हो गया 0 से π/2, ये बन गया cos π/2 माइनस x होता है साइन x, और ये स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 थी, फर्स्ट थी, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अगर हम दोनों को जोड़ दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर जोड़ दें तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। और इस तरह से हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। ये हो गया 1, और 1 का इंटीग्रल अब x हुआ इन द लिमिट 0 से π/2, तो ये हो गया π/2 माइनस 0 यानी π/2। तो 2i का मान π/2, तो i का मान हो गया π/4। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स और नीचे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने बताया था जब 0 से a वाली प्रॉपर्टी लग रही है तो P4 का ज़रूर यूज़ करके देखना है। हो सकता है वो यूज़ हो सकता है वो ना हो, पर ज़रूर करना है। और स्पेशली जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फलन कैसे हो, त्रिकोणमितीय फलन हो, तो ज़रूर करके देखना। तो अगर मैं π/2 लगाती हूँ P4 प्रगुण P4 से, तो i बराबर होगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस x अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस x dx। तो ये हो गया 0 से π/2, ये बन गया cos x अंडर रूट के अंदर, ये cos x अंडर रूट प्लस साइन x। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। फिर से अगर दोनों को जोड़ देते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो उल्टे हाथ पे i प्लस आई 2i, और ये हो गया 0 से π/2। अब मैं डायरेक्ट ले रही हूँ क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, तो ऊपर हो गया साइन x, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम है तो दोनों जुड़ेंगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस अंडर रूट कॉस एक्स, और ये कट के रह गया 1, और ये हो गया इसका x 0 से π/2, ये हो गया π/2 माइनस 0, i का मान हो गया π/4। तो प्रश्न नंबर आपका 2। तो मैंने बताया था ज़्यादातर क्वेश्चन में, और वो भी खासकर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हो, त्रिकोणमितीय फलन हो, तो आप एक बार P4 को ज़रूर लगा के देखेंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 और 4 दोनों एक साथ बता रही हूँ। यही वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। साइन की पावर 3/2 x dx अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। ये क्वेश्चन है
प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 भी ऐसा ही है, बस पावर हर बार चेंज हो रही है। प्रश्न नंबर 2 में घात 1/2 थी, प्रश्न नंबर 3 में घात 3/2 है, प्रश्न नंबर 4 में घात 5 है। तो दोनों क्वेश्चन में अगर हम साथ साथ देखें तो वही 0 से a, तो P4 प्रॉपर्टीज दोनों में लगेगी। तो इसमें लगने पर 0 से π/2, अब मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ P4 प्रॉपर्टी, π/2 माइनस एक्स होती ही हो जाएगा cos 3/2, cos की पावर 3/2, π/2 माइनस एक्स बन जाएगा x। और यहाँ जब π/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर 3/2x, और ये हो जाएगा sin की पावर 3/2x। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो अभी तक करके आए थे। ये फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर ये हुआ 2i, 0 से π/2 sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x अपॉन sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x dx। और इस प्रकार ये 1 बनेगा जैसे बनता हुआ आया हर बारी। और 1 का इंटीग्रल x इन द लिमिट 0 to π/2, π/2 तो i का मान π/4। यही काम यहाँ पर होगा। P4 प्रॉपर्टी लगते ही i, अगर ये i बराबर इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, तो ये हो जाएगा 0 से π/2। जब x के स्थान पे π/2 माइनस एक्स लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स की घात 5। cos π/2 माइनस एक्स होता है sin x, तो sin x की घात 5 हो जाएगा। ऐसे ही sin π/2 माइनस एक्स का बन जाएगा cos x की घात 5, और ऐसे ही cos π/2 माइनस एक्स की घात 5 का बन जाएगा sin की घात 5x dx। और ये आपका अगर समीकरण सेकंड हुआ तो फिर दोनों को जोड़ने पर i का मान, ये मैंने दोनों पैरेलल इसलिए किए कोई भी इनमें अंतर नहीं है, सिर्फ जैसी जैसी घात है वैसे ही होता चला जाएगा। तो ऊपर cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x, sin की पावर 5 sin x की पावर 5 अपॉन cos x की पावर 5 प्लस sin x की पावर 5। तो ये भी कट कर क्या हो गया 1, और ये 2i होगा, सॉरी i प्लस i, दोनों को जोड़ने पर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे जैसे, तो 2i बराबर 1 dx, x का इन द लिमिट 0 से π/2। उसी तरह से बिल्कुल कोई अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में, तो i का मान होगा π/4। तो ये थे प्रश्न नंबर 1 से 4 तक, जिसमें पूरे में आपने देखा P1 से P4 प्रॉपर्टी का प्रयोग हुआ सिर्फ, और एकदम से हल हो गया। आप वैसे करके देख लेते, वैसे ये क्वेश्चन अगर लिमिट के बिना होता तो ये क्वेश्चन आसान नहीं था, बहुत मुश्किल से ये हल हो पाता, बेहद मुश्किल हो जाता। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है वो ये कहता है, लिमिट है -5 से 5 और फलन है मॉडुलस x प्लस 2 dx। अब मॉडुलस x प्लस 2 फंक्शन तो पहले डिफाइन करना होता है, ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता, तो इस फलन को i मान लिया। तो अगर मॉडुलस x प्लस 2 को हम डिफाइन करेंगे तो जब x प्लस 2 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, यानी x का मान -2 से बड़ा होगा, तो x प्लस 2 मॉडुलस के स्थान पे x प्लस 2 ही लिखा जाएगा। लेकिन यदि x प्लस 2 का मान 0 से छोटा होता है, यानी कि x का मान -2 से छोटा होता है, तो x प्लस 2 की जगह मॉडुलस x प्लस 2 की जगह फलन होगा x प्लस 2। तो यहाँ ये होगा या ये होगा, डिपेंड करता है कि x का मान क्या हो। अब यहाँ x का मान -5 से 5 जा रहा है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ बेसिकली हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, आपको याद हो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर मैंने प्रॉपर्टी P2 बताई थी आपको, ये प्रॉपर्टी आपको याद हो A2B A2। तो अगर A2B और C
ए और बी के बीच का कोई नंबर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, -5 से 5 के बीच में हमें निकालना ज़रूर है, लेकिन -5 से -2 के बीच में फलन ये होगा और -2 से 5 के बीच में फलन ये होगा। यानी -2 से नीचे पर फलन कुछ और, -2 से ऊपर पे फलन कुछ और। तो इस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया? प्रॉपर्टी हमने P2 का प्रयोग से हमने इसको कैसे तोड़ा? -5 से -2 तक ये जो है फलन क्या डिफाइन होगा? -x+2 डिफाइन होगा। फिर -2 से 5 तक, तो P2 प्रॉपर्टी में A के स्थान पे कितना हो गया? -5, B के स्थान पे 5 और C के स्थान पे क्या आया? -2। तो इस तरह से तोड़ा गया। तो -2 से 5 जब होगा x का मान जब -2 से बड़ा हुआ, तो यानी -2 से 5 के बीच में x का मान -2 से बड़ा हुआ, तब मॉडुलस x+2 की जगह x+2 ही लिखा जाएगा। और अब इसको हम डायरेक्टली निकालेंगे। तो माइनस बाहर करके इसका इंटीग्रल हुआ x² प्लस 2x इन द लिमिट -5 से -2 प्लस इसका इंटीग्रल x² प्लस 2x इन द लिमिट -2 से 5। तो ये -2 का वर्ग बटे 2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस 5 का वर्ग बटे 2 माइनस 2 इंटू -5, ये तो यहाँ लगा, प्लस 5 का वर्ग बटे 2 प्लस 2 गुणा 5 माइनस 2 का वर्ग बटे 2 माइनस 2 गुणे -2। तो इसे हल करेंगे। 4 बटे 2 2 -4 माइनस 25 बटे 2 प्लस का 10 प्लस 25 बटे 2 प्लस का 10 -4 बटे 2 यानी 2 माइनस माइनस प्लस का 4। तो ये हो गया 10 प्लस 2 12, 12 में से 4 गए 8 माइनस 25 बटे 2, और ये हो गया 10 और 4 14 में से 2 गए 12 प्लस 25 बटे 2। तो ये हो गया 8 दूनी 16 माइनस 25 बटे 2, और ये हो गया 12 दूनी 24 प्लस 25 बटे 2। तो ये हो गया -9 प्लस का 9 बटे 2, ये हो गया 39 बटे 2, तो ये हो गया 58 बटे 2, ये हो गया 29। तो ये उत्तर आया 29। इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, माना i बराबर 2 से 8 मॉडुलस x माइनस 5 dx। तो अगर मॉडुलस x माइनस 5 फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो जब x का मान 5 से बड़ा होगा तो x माइनस 5 मॉडुलस की जगह x माइनस 5 ही लिखा जाएगा। लेकिन जब 5 से छोटा होगा मान x का, तो इसकी जगह -x माइनस 5 फलन की जगह लिखा जाएगा। तो लिमिट कहाँ से जा रही है? 2 से 8, और 5 पे फलन बदल रहा है, तो 2 से 5 कुछ और रहेगा, फलन ये रहेगा, और 5 से 8 फलन ये रहेगा। तो इस तरह से P3 प्रॉपर्टी का प्रयोग से प्रगुण P3 के प्रयोग से, या P3 से, और अगर आपको P1 P2 P3 इस तरह से याद ना आए, तो आप पूरी प्रॉपर्टी को ऐसे करके नियम से लिख देंगे, वो पूरा नियम करके लिख देंगे। या तो प्रगुण याद रखिए, प्रगुण याद नहीं रहते, प्रगुण का नाम याद नहीं रहता, नंबर याद नहीं रहता, तो आप पूरी प्रगुण को मेंशन कर सकते हैं। तो अब इसको लिखा जाएगा i बराबर 2 से 5 में फलन के स्थान पे x माइनस 5 dx, और फिर 5 से 8 तक फलन होगा x माइनस 5 dx। तो ये हो जाएगा x² बटे 2 माइनस 5x इन द लिमिट 2 to 5, और ये भी होगा x² बटे 2 माइनस 5x इन द लिमिट 5 to 8। तो ये होगा 5 का वर्ग बटे 2 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 2 का वर्ग बटे 2, और माइनस माइनस ही प्लस 5 इंटू 2, प्लस 8 का वर्ग बटे 2
-5 इंटू 8, -5 का वर्ग बटे 2, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5। तो हो गया 5 का वर्ग माइनस का 5 का वर्ग बटे 2, माइनस माइनस प्लस 25, माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग बटे 2, प्लस 5 दूनी 10, प्लस 8 का वर्ग बटे 2। चाहे तो सॉल्व कर लो, चलो 5 अठे 40, माइनस 5 का वर्ग बटे 2, प्लस 5 पंजे 25। तो बेसिकली मैंने इसीलिए खोला, दोनों सेम साइन के, तो ये दुगुना हो गए, तो -5 का वर्ग रह गया, या यूँ कह लो 2 गुना -5 का वर्ग बटे 2, 2 से 2 कट गया। ये 25 25 हो गया 50, ये रह गया 2, और ये हो गया -30, और ये हो गया 8 अठे 64 बटे 2 यानी 32। तो ये हो गया माइनस का 25, माइनस का 30, और ये हो गया 52 प्लस 32, 2 दूनी 4, 5 दिया 84। ये कितना हो गया माइनस का 55 प्लस 84, तो ये बैठा आपका 29। 14 में से 5 गए 9, और 7 में से 5 गए 2, तो ये हो गया 29 आपका उत्तर आएगा। ये गलत हो गया कुछ क्वेश्चन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस का प्लस बना, और ये माइनस है, माइनस का 10, माइनस का 40, माइनस 25 बटे 2, तो ये गड़बड़ हो गई, तो ये हो गया -50। ये दोनों कट गए, और ये हो गया माइनस का 25, और ये हो गया प्लस का 34, ये गड़बड़ हो गई पूरी। माइनस का 25 प्लस का 34, ये उत्तर आया 9। गलती हो गई थी, ये गड़बड़ हो गई। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 6। आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 0 से 1 फलन है x इंटू 1 माइनस एक्स की घात n dx। जीरो से 1, तो 0 से a प्रॉपर्टी लगने वाले फलन को देखना है। तो जितनी प्रॉपर्टी थी उनमें एक P4 को लगा के देखते हैं। तो P4 प्रॉपर्टी लगाने से, P4 प्रगुण से I बराबर 0 से 1, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 माइनस एक्स आता चला जाएगा। अब इसे आप अगर करेंगे 0 से 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स, -1 + 1 कट गए, x की घात n रह गया। और अब ये आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, x की घात n माइनस एक्स की घात n + 1, ये फलन हो गया। अब यहीं का यहीं इसका इंटीग्रल ले लीजिए आप, तो ये हो गया x की घात n + 1 अपॉन n + 1 माइनस एक्स की घात n + 2 अपॉन n + 2 इन द लिमिट 0 से 1। तो 1 रखने पर 1 की घात n + 1 का मतलब 1 अपॉन n + 1 माइनस 1 अपॉन n + 2, और 0 रखने पे पूरा 0 आ जाएगा। इसका अगर हम एलसीएम ले लें, या तो यहीं छोड़ दो, या अगर एलसीएम भी लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा n + 2 माइनस n + 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n + 1 इंटू n + 2। ये आपका हुआ प्रश्न नंबर 7। और आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 पर फिर वो 0 से π/4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। P4 ही लगा के देखते हैं प्रगुण, P4 प्रगुण से। तो I बराबर 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 माइनस x dx। तो ये हो गया 0 से π/4 log, इसे खोलेंगे 10 π/4
माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो ये हो गया i बराबर 0 से π/4। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10x आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 10x ऊपर प्लस 1 माइनस 10x dx। ये कट गया, ये हो गया log 2 अपॉन ये 1 प्लस 10x, और फिर यहाँ लगाएंगे log m/n का सूत्र, तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log ऑफ 2 dx माइनस 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x। log 2 अपॉन 1 प्लस 10x था, तो इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा, तो log m माइनस log n दोनों का अलग अलग इंटीग्रल, और ये आपका वापस आपका क्वेश्चन आ गया। तो ये हो गया i बराबर log 2 कांस्टेंट होता है, बाहर निकल गया, और फिर 1 dx का इंटीग्रल हो गया x 0 से π/4 लिमिट हो गई, और ये हो गया माइनस का i, माइनस का i उठ के इधर गया, ये हो गया 2i, ये हो गया log ऑफ 2 इन द लिमिट π/4 माइनस 0। तो ये हो गया 2i बराबर π/4 log 2, और i का मान हो गया आपका π/8 log 2। ये आपका आ गया प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 तक आप करिए, आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। थैंक यू।